तो आज का टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का नाम आपने सुना, ठीक है। अक्सर जो है सुना भी नहीं, देखा भी होगा आपने, है ना। यह एक जो है प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना। आप देखिए इंद्रधनुष यह एक प्राकृतिक घटना है, यानी प्रकृति में होने वाली घटना, ठीक है। आगे लिखा है कि वर्षा के बाद, ये कब दिखाई देता है? वर्षा के बाद जल की बूंदे हवा में तैरते रहती है। सूर्य का प्रकाश जब इन जल की बूंदों से होकर गुजरता है तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अतः जल की बूंद एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है और 7 रंगों का यह प्रकाश आकाश में अर्धवृत्त का रूप ले लेता है, इसलिए इसे इंद्रधनुष कहते हैं। और यह घटना जल की बूंदों द्वारा प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संभव हुआ है। आंतरिक परावर्तन द्वारा संभव, यानी हमको क्या इसमें बताना है? यह घटना कैसे घटती है? जब बरसात होती है तो बरसात के बाद से जो जल की बूंदें होती है वो हवा में तैरते रहती है। अब जब सूर्य का प्रकाश इन जल की बूंदों से होके गुजरता है तो ये जल की बूंद जो है ना प्रिज्म की तरह कार्य करने लगते हैं। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह कार्य करने लगते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश इनसे होके गुजरेगा 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा और एक अर्ध जो है अर्ध वृत्त का एक रूप ले लेता है और यही कारण है कि इंद्रधनुष कहते हैं। और यह घटना जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन जी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हो रहा है। ये है आप जल की बूंदें देख रहे हैं। जब सूर्य का प्रकाश, जिसे हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब इन बूंद से होके गुजरता है तो सबसे पहले आप बताएंगे कि श्वेत प्रकाश अभी ये कहाँ है? हवा में है। अब ये कहाँ प्रवेश करेगा? जल की बूंद में। तो जल की बूंद एक क्या है? जल की बूंद जो है एक दूसरा माध्यम हो गया, यानी जल का माध्यम हो गया। अब यहाँ हवा विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। जैसे श्वेत प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा अपने पथ से विचलित हो जाएगा और अपने पथ से विचलित होगा और फिर वापस जल की बूंदों के अंदर जो है ना जल का घनत्व ज्यादा होने के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यहाँ से अपवर्तन होकर प्रकाश गया है, दूसरे सतह पे इसका पूरा का पूरा क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। क्या? लौट। देखिए यहाँ से गया और टकरा के वापस लौट आया, लेकिन फिर दूसरे सतह पर देखिए जब ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर फिर से अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। लेकिन अपवर्तन तो हो रहा है, लेकिन यह 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बाण। क्या? बाण। देखिए यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? बाण विक्षेपण हो रहा है। अपवर्तन के बाद जब ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बाण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष के बनने में निम्न क्रियाएं होती हैं। पहले क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा होता है बाण विक्षेपण। ये तीनों क्रियाएं जो है एक इंद्रधनुष के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। इंद्रधनुष के निर्माण में सहायक होती है। तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए कि किस तरह से जल की बूंदों से श्वेत प्रकाश प्रवेश कर रहा है और कैसे इसका जो है विचलन हो रहा है, कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद यह 7 रंगों में किस तरह विभक्त हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इंद्रधनुष को समझ सकते हैं। समझ में आया? इंद्रधनुष क्या है? ये सब कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, ये याद हो जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी जो है बात नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला बात देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका इंद्रधनुष क्या है, कैसे कार्य करता है, एग्जाम में पूछता है। इंद्रधनुष बनने में निम्नलिखित कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या देख रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आप वायुमंडलीय अपवर्तन को गौर से देखिए। वायुमंडलीय अपवर्तन कहने का मतलब होता है वायुमंडल में अपवर्तन। क्या? वायुमंडल में अपवर्तन। आप ये चीज जानते हैं, कोई भी जैसे हवा जब गर्म होती है ना तो गर्म होकर के ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि गर्म होने के बाद हवा हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है।
तो अब जैसे जो है गर्म हवा जो है ना, गर्म हवा ऊपर उठेगी, है ना, ठंडी हवा नीचे जगह बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में दो परत बनते हैं, एक गर्म हवा का और एक ठंडा हवा, आया समझ में। और गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है, जिसके कारण दो माध्यम का निर्माण होता है। तो गर्म हवा जो है एक तरह से विरल माध्यम का निर्माण करती है और ठंडी हवा एक तरह से सघन माध्यम का निर्माण करती है। इस तरह से हमारे वायुमंडल में दो तरह की परतों का निर्माण होता है। और जब इससे सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वह क्या होता है, हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हुए अपने पद से विचलित हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि हमारे वायुमंडल में, है ना, हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः दो परतें हैं। कितनी परतें? दो। एक गर्म वायु तथा दूसरा ठंडे वायु, जो मिलकर दो भिन्न अपवर्तनांकों के माध्यमों का निर्माण करती है। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु पृथ्वी के सतह पर होती है। ठंडी वायु सघन माध्यम तथा गर्म वायु विरल माध्यम का निर्माण करती है। जब सूर्य का प्रकाश इन माध्यमों से होकर गुजरता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता जाता है। अतः वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया किस तरह से वायुमंडल का निर्माण हो रहा है ना। तो वायुमंडल में दो परतों का निर्माण होता है। कितने परतों का? दो परतों का निर्माण हो रहा है। दोनों परत का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। गर्म वायु वाला जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, उसका अपवर्तनांक जो होगा कम होगा। क्या अपवर्तनांक होगा? कम होगा। और जो ठंडी वायु वाला होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। आए समझ में? अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो आपको ये बात पता है कि सघन माध्यमों का अपवर्तनांक जो होता है विरल माध्यमों के अपवर्तनांक की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आ रहा है? हम अपवर्तनांक में पढ़े थे ना इसको। ऐसा मान लीजिए कि हवा का अपवर्तनांक है ना, निर्वात का अपवर्तनांक हम कितना लेते हैं? 1 लेते हैं ना। निर्वात का अपवर्तनांक 1, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3। ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जितना ही विरल माध्यम से सघन माध्यम जो हम प्रवेश करेंगे उतना ही अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ऐसा समझ में देखिएगा। किसी भी गर्मी के दिनों में क्या होता है, किसी भी हम वस्तु के एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं देख पाते। इसके पीछे कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडलीय अपवर्तन जैसे यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पे दे दिया। आपको वो नहीं पता है तो एक लाइन में डिफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है। क्या लिखा है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आगे क्या लिखा है? गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित रहती है। उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख पाएंगे। क्या लिख रहा है? गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित रहती है। उसका जो एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल जो उसका पोजीशन है, हम नहीं देख पाते। जैसे तारों को हम देखेंगे तो तारे हमको एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं दिखाई देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आए समझ में? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है ना। गर्मी के दिनों में जब आप सड़क पर चलेंगे, आए समझ में, सड़क पर चलेंगे तो आपको लगेगा कि जो है कुछ दूरी पर आपको पानी दिखाई देगा गर्मी के दिनों में, पर वहाँ वास्तव में पानी नहीं होता है। वह हमें भ्रमित कर देता है। यही कारण होता है। कौन सा कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन ही इसका कारण होता है। और इस क्रिया को पता है क्या बोलते हैं? मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका। इंग्लिश में इसे मिरेज कहते हैं। मिरेज का फॉर्मेशन होता है, मरीचिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। आगे है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्न घटनाएं होती है। कौन कौन घटना होता है? तारों का टिमटिमाना, और दूसरा होता है अग्रिम सूर्योदय में सूर्य का आभासी दिखाई देना। ठीक है। देखो होता क्या है ना, अग्रिम सूर्योदय यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अग्रिम सूर्योदय कहने का मतलब ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य यदि मान लीजिए कि 5 बजे उदय हो रहा है। कितना बजे जी? 5 बजे उदय हो रहा है। 4:58 पर ही हमको दिखाई दे देगा। है समझ में? सूर्य अभी दिखाई नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपवर्तन के कारण हमको दिखाई दे देगा। 2 मिनट पहले दिखाई देगा।
उसी तरह से जब डूबेगा ना तो 2 मिनट बाद डूब गया रहेगा, लेकिन फिर भी हमको सूर्य दिखाई देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस तरह से एक दिन में 4 मिनट बढ़ जाता है। कितना मिनट? 4 मिनट बढ़ जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन जो है 4 मिनट बढ़ जाता है। 2 मिनट सुबह या 2 मिनट शाम। सूर्य इधर 2 मिनट पहले दिखाई देगा और उधर 2 मिनट बाद, तक डूबने के बाद भी 2 मिनट बाद जो है दिखाई देगा। इस तरह से अग्रिम सूर्योदय और अग्रिम सूर्यास्त दोनों एक साथ जो है एक साथ हम कर सकते हैं। अग्रिम सूर्योदय में सूर्य का आभासी दिखाई देना और अग्रिम सूर्यास्त में भी सूर्य का है ना, सूर्य का आभासी दिखाई देना। डूबने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ये हमारे वायुमंडल में होने वाली कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, और दूसरा हमने देखा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। आए समझ में? तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से, वायुमंडलीय अपवर्तन से तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आए समझ में? और दूसरा बात, तारों के साथ साथ ग्रह पर भी प्रश्न आता है। किस पर? ग्रह पर, कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इनके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। यानी प्लैनेट्स है ना, ट्विंकल मैंने होता है टिमटिमाना, ट्विंकल मैंने टिमटिमाना। ऐसा समझ में? तारे क्यों टिमटिमाते हैं। टिमटिमाना का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना का मतलब होता है एक ही बार में अचानक खूब चमक दिखाई देगा और एक ही बार में धुंधला दिखाई देगा, एक ही बार में चमक दिखाई देगा। यानी चमक और धुंधला, चमक और धुंधला, ये क्रिया बार बार होते रहती है। इसी क्रिया को हम टिमटिमाना कहते हैं। है समझ में? इसी क्रिया को हम टिमटिमाना कहते हैं। ऐसा ग्रहों में नहीं होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हम कारण बता सकते हैं कि जो तारों की स्थिति होती है ना हमारे वायुमंडल में, काफी दूर होती है। तारे जो है हमसे बहुत दूरी पर स्थित है ना, जबकि ग्रह जो है ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं है। ये नजदीक होने के कारण जो है, नजदीक होने के कारण जब इनसे प्रकाश जब निकलता है, यानी नजदीक होने के कारण जब प्रकाश ग्रहों से निकलता है तो इनके अंदर जो है विचलन कम होता है, विचलन कम होता है। लेकिन तारों से जब प्रकाश निकल करके आएगा ना तो इनका विचलन ज्यादा होगा, क्योंकि तारे कहाँ रहते हैं? बहुत दूर रहते हैं। ऐसे समझ में? अब विचलन ज्यादा होने के कारण इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। विचलन रहने का मतलब क्या हो रहा है? उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, और वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो फिर इसका मतलब तारों का स्थिति हम ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। और यही कारण है कि तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो अगला प्रश्न आ रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इन दो प्रश्नों का जवाब हम पीछे का सबका हो गया है, कोई दिक्कत? सब याद हो जाएगा ना। हो गया? चलिए देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए तारा को यदि हम गौर से देखेंगे ना तो बहुत बड़ा हमको दिखाई नहीं देगा। यहाँ से कैसा दिखाई देता है? बिंदु के जैसा दिखाई देता है। कैसा जी? बिंदु के जैसा दिखाई देता है। कौन? तारा। ठीक है। और दूसरी बात, तारे तो बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, और दूसरी बात यह है कि तारे हमसे बहुत दूर है। तारे हमसे बहुत दूर है। क्या होता है जब तारे जो है हमसे बहुत दूर होने के कारण
तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो एक शब्द में क्या जवाब दीजिएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या जवाब होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। आए समझ में? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। क्या जवाब दीजिएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। आए समझ में? अब ये कैसे टिमटिमाते हैं इसको देखते हैं। लिखता है कि तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, अभी हम पढ़े इसके पहले कि वायुमंडल में क्या होता है? दो तरह की परतें बन जाती है, एक गर्म हवा की और एक, इसकी वजह से अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक बदलते रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है अपवर्तनांक बदलने के कारण इसमें क्या होता है? निरंतर अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण यह प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ता जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ता जाता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती है, तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा झिलमिलाते रहती है। यहाँ झिलमिलाने का मतलब क्या है? तारे कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखते हैं, और इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। और तारे ग्रहों की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर स्थित है, तभी ये संभव होगा। दूर होने के कारण इनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा समझ में? इनके अंदर विचलन बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि तारे जो है टिमटिमाते हैं। तारे ग्रहों से दूर होते हैं। और दूसरा, ग्रहों की अपेक्षा तारे जो है बिंदु जैसी संरचना प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अपोजिट में प्रश्न यह है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो सबसे पहली बात क्या है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, और है ना, और इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। विस्तृत माने बहुत बड़ा क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र हो गया, यानी इसको हम बिंदु जैसा संरचना नहीं कर सकते, बिंदु जैसा संरचना नहीं कर सकते। अतः जो है, यदि हम ग्रहों को बिंदु के आकार के बहुत से प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारा बिंदु है, बहुत सारा बिंदु है, तारों जैसा बहुत सारा जो है संरचना हो गया, और इनसे जब प्रकाश निकल करके आएगा तो हम ये मानते हैं कि प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। औसत मान शून्य हो जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। ठीक है, औसत मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। किसमें? प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। ग्रह जो है हमारे बहुत पास है कि नहीं? पृथ्वी के बहुत पास है। तारे पृथ्वी के पास नहीं है, ये बहुत दूर है। बहुत दूर है। मान लीजिए कि एक रस्सी हम आपको देते हैं, ठीक है, और उस रस्सी को ऐसे कुछ ही दूरी पर आप लीजिए, तो आप उसे टाइट कर सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर लंबी रस्सी आपको बना दें, तो क्या उसको टाइट कर पाइएगा? फ्लक्चुएशन तो होगा ही होगा। इतना बड़ा रड आपको दे दें, एक रड छड़ आपको दे दें, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। लेकिन एक हम 50 फीट का रड आपको दे दें, है ना, वही रड यदि 50 फीट का हो जाए तो बीच में क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा? आप एक रड दे देते ऐसे ऐसे इसको पकड़ करके ऐसे टाइट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे रड दे दे आपको बहुत 50 फीट और खड़ा कर सकते हैं नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन क्या होगा? उसी तरह से क्या है, तारे बहुत दूर होने के कारण क्या होता है? इनके अंदर फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन कहने का मतलब कि इनकी आभासी स्थिति को देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह हमारे बहुत पास हैं और तारे क्या हैं? बहुत दूर हैं। और तारे कैसे दिखाई देते हैं? बिंदु जैसी रचना इनकी होती है, जबकि ग्रहों का बिंदु जैसी रचना नहीं होती है। समझ में आ गया? तो